नमस्कार दोस्तों, सिट जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2019 के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जयंती है और इस दिन जो है सुशासन दिवस के नाम से जाना जाता है। जो भारत में सुशासन दिवस को मनाया जाता है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी दिवस के दिन गुड गवर्नेंस इंडेक्स को जारी किया गया था भारत सरकार द्वारा। तो आइए जानते हैं कि ये गुड गवर्नेंस क्या है। ये मेनली जो गुड गवर्नेंस है वो सुशासन शासन की स्थिति को बताता है, अर्थात किसी राज्य में किस तरह से शासन किया जा रहा है और किस तरह से विभिन्न सेक्टर्स में काम हो रहे हैं और वो काम कितने ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, कितने प्रभावी हैं, उनका आकलन करने के लिए इस इंडेक्स को बनाया गया है। तो समझ लेते हैं इस इंडेक्स के बारे में कि इंडेक्स को कौन कौन से 10 ऐसे सेक्टर्स हैं या कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनको इसमें डाला गया है। तो सबसे पहला सेक्टर जो है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर का है, यानी कि कृषि से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं वो इसमें आते हैं। कृषि से संबंधित मतलब ले लेते हैं कि फसल उगाना, साग सब्जियाँ उत्पन्न करना, मछली उत्पादन, मत्स्य उत्पादन और भी सारे, जैसे मुर्गी पालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, ये सब जो सारे होते हैं ये एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर में आते हैं। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है वाणिज्य और उद्योग से, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, यानी कि जो वाणिज्य और उद्योग से संबंधित जितने भी कार्य होंगे वो मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे। तीसरा है ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्सेज, कि मानव विकास से संबंधित जो ऐसे संसाधन जो मानव विकास को उच्च करे वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्सेज में आते हैं। इसमें अगर हम लेके चलें तो एजुकेशन हमारा एक तरह से हो सकता है और टेक्नोलॉजी हो सकती है, किस तरह से इसको इंटरनेट की पहुंच किस तरह से लोगों तक पहुंच पा रही है कि नहीं, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्सेज में इसी चीज़ को इंक्लूड किया जाता है जिससे कि मानव का विकास हो सके, मानव गरिमापूर्ण जीवन जी सके, स्वतंत्रता के साथ जी सके। ठीक है, तो ये सब जो रिसोर्सेज होंगे वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्सेज में आएंगे। और चौथा है पब्लिक हेल्थ, यानी कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा है वो किस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि बहुत से क्षेत्रों में ऐसा देखा गया है हॉस्पिटल तो खुल गए हैं लेकिन वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। बहुत से ऐसे सेक्टर हैं, बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ पे हॉस्पिटल की पहुँच ही नहीं है, बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ डॉक्टर तक भी पहुँच नहीं है। लोग दूर दूर तक जाते हैं अपनी हेल्थ को इशू को लेकर, अपनी स्वास्थ्य को लेकर बहुत दूर दूर तक उन लोगों को गमन करना पड़ता है। ठीक है, अगला जो इसमें जो अगला सेक्टर है वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज सेक्टर आ जाएंगे। यानी कि अगर हम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज की बात करें तो सार्वजनिक अवसंरचना क्षेत्र में जो भी इकाइयाँ होंगी, जो जैसे हो गया कि नल पंप लगवाना, तालाब खुदवाना और भी ऐसे चीज़ें जो सार्वजनिक सेवा में आते हैं, जिसके बहुत विभिन्न समुदाय या वर्गों के लोग यूज़ करते हैं इसको, वो आएंगे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज में। तीसरा है, और इसके अगला जो पॉइंट है वो इकोनॉमिक गवर्नेंस है, यानी कि किस तरह से इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए उस पर्टिकुलर रीजन में या उस पर्टिकुलर स्टेट में बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके लॉज कितने सस्ते हैं, लेबर लॉ किस तरह का बना हुआ है, जो कंपनियां निवेश करनी आ रही हैं उनके लिए कितना ज़्यादा सुटेबल है यहाँ पे आने के लिए, तो इन सब को देखा जाता है। ठीक, अगला है जो जस्टिस एंड पब्लिक सेफ्टी की न्याय की उपलब्धता। जैसा कि हम देखते हैं कि न्याय की उपलब्धता आज भी आज के समय में एक चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। तो न्याय की उपलब्धता किस तरह से बनी हुई है, पब्लिक को कितना आसानी से न्याय तक पहुंच मिल पा रहा है, उनकी सेफ्टी कितनी ज़्यादा सड़कों पे या उनके लिए सीसीटीवी लगाना, ये सब जो है पब्लिक सेफ्टी को बढ़ावा देता है। और कितनी आसानी से उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुने जाते हैं, उनके एरिया में जो है उसका सोल्यूशन समाधान दिया जाता है उनके प्रॉब्लम्स का, तो ये सब उसमें कवर हो जाएंगे। अगला जो सेक्टर्स होगा वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा कि अगर हम फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं तो फैक्ट्रियाँ लगाने के साथ साथ उनके जो कचरे निकलते हैं उनका प्रबंधन किस तरह से किया जा रहा है, इन्वायरमेंट के लिए पेड़ पौधे कितने अच्छी तरीके से उपजाए जा रहे हैं, और भी कृषि में जो रसायन वगैरह यूज होते हैं तो उनसे निपटने के लिए किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कदम उठाया जा रहा है, उन सबको यूज़ किया जाएगा। उन सबका मतलब वो सब इस सेक्टर्स में इंक्लूड हो जाते हैं। अगला है पब्लिक सेक्टर गवर्नेंस, यानी जो नागरिक केंद्रित सेवा होती है, नागरिक केंद्रित जो गवर्नेंस होते हैं वो कितना ज़्यादा है, जिसमें अगर हम देख लें कि आरटीआई कितना पावरफुल एक्ट बनाया गया है, तो इसको किस तरह से और कितने इफेक्टिव वे में राज्य सरकार द्वारा लागू किया जा रहा है। जैसे कि अगर हम देख लें बिहार गवर्नमेंट के आरटीआई के बारे में और यूपी गवर्नमेंट के आरटीआई के बारे में, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको भिन्नता नज़र आएगी। कहीं पे सुविधाएं अच्छी हैं, कहीं पे सुविधाएं कम हैं।
तो ऐसे ही सेंट्रिक है। जो पब्लिक चार्टर भी इसमें एक आ जाता है कि पब्लिक चार्टर किस तरह से लोगों को अब प्रोवाइड किया जा रहा है हर ऑफिस में, ताकि लोगों को पहुंच मिल सके वहाँ तक कि हाँ, अब अगर यहाँ पे कोई नागरिक, कोई व्यक्ति जा रहा है किसी ऑफिस में, तो उस ऑफिस में क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, कहाँ कहाँ उसके लिए क्या क्या प्रबंध किया गया है, किसको वो शिकायत दर्ज करेगा, उसकी शिकायत के लिए क्या क्या करेगा। तो ये सब पब्लिक सेंट्रिक गवर्नेंस में आ जाता है। अगर गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देना है तो पब्लिक सेंट्रिक गवर्नमेंट को हमें बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना है, यानी नागरिक केंद्रित जो गवर्नेंस सुविधाएँ हैं वो हमें तीव्र करनी पड़ेगी। ठीक, अगर हम इसके आगे बढ़ें तो अगर जैसे कि हमने 10 सेक्टर की बात की है कि जो 10 सेक्टर हैं वो 50 संकेतों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं कि इन 10 सेक्टर में भी 50 संकेत टोटल हैं। ठीक है, तो ये 50 सिंबल के आधार पर रेटिंग की जाती है कि 10 सेक्टर्स में अलग अलग किस तरह से स्थितियां हैं, और इन 10 सेक्टरों का फिर इकट्ठा ब्यौरा लेकर फिर हमें इंडेक्स बनाया जाता है, अलग अलग स्टेट का इंडेक्स दिखाया जाता है हमें। तो इस आधार पे जो है हमें इंडेक्स मिल जाता है। अगर हम आगे की बात करें तो अगर देखेंगे जिस तरह से संकेत इनसे मिल रहे हैं और फिर इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, तो स्टेटों को डिवीज़न किया गया है। जो भारतीय एक बहुत बड़ा क्षेत्र, भारत एक बहुत बड़ा भूभाग माना जाता है और इसमें विविधता भी बहुत ज़्यादा मानी जाती है। अगर एक ही तरह की सब जगह डिवीज़न किया जाएगा, यानी एक ही कैटेगरी में सबको डाल दिया जाएगा, तो विविधता इतनी ज़्यादा वास्ट हो जाती है कि इन सबको करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इंडेक्स को जो है 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि 3 पार्ट हैं कौन कौन से। तो पहला जो है वो बिग स्टेट में लिया जाता है। बिग स्टेट में जैसे हम मान लेते हैं कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, तमिलनाडु हो गया, झारखंड हो गया, एमपी हो गया, ये सब जो है बिग स्टेट में कवर होते हैं। राजस्थान भी हो गया हमारा, गुजरात भी हो गया, ये सब बिग स्टेट में, बड़े राज्यों की सूची में इसमें डाले गए हैं। ठीक है, तो जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2019 है उसमें बड़े राज्यों को इस टाइप में किया गया है। और अगला जो किया गया है वो नॉर्थ ईस्टर्न और पहाड़ी राज्यों की, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं। अगर हम भारत का नक्शा देखें तो कुछ इस तरह से अगर हम बना लेते हैं, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा होगा, ठीक। अगर हम इसमें देखें तो ये जो उत्तर पूर्वी राज्य और पहाड़ी क्षेत्र, जो इतने पहाड़ी इलाके हैं, इन सबको कवर किया गया है। जो पहाड़ी राज्य हैं जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सब पहाड़ी राज्यों में, और ये पूर्वी जो नॉर्थ ईस्टर्न है ये सारे इसमें कवर किए गए हैं। तो ये सारे राज्य इसमें आ जाते हैं। और जो तीसरी कैटेगरी बनाई यूनियन टेरिटरीज की बनाई गई, याद रखना जब 2019 में ये इंडेक्स आया था तो यूटीज टोटल 7 थे, यानी कि जम्मू कश्मीर का डिवीज़न नहीं हुआ था। और जो टोटल यूटीज थे वो 7 थे। ठीक, अब इसमें देखेंगे कि बिग स्टेट में अगर हम देखें जो स्टेटों की रैंकिंग आई है वो उसमें तमिलनाडु फर्स्ट स्थान पे है। ठीक है, और उसी रैंकिंग में झारखंड जो है 18th पोजीशन में है, यानी कि इसमें टोटल 18 राज्यों को शामिल किया गया, पहला और 18। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जो इसमें है बड़े राज्यों में तमिलनाडु सबसे पहले पे और सबसे लास्ट में जो है झारखंड में आता है। अगर हम सिर्फ इतना याद कर लें कि तमिलनाडु और झारखंड, ये पोजीशन ना भी याद करें तो भी काम चल जाएगा। और नॉर्थ ईस्टर्न अगर स्टेट में देखें तो हिमाचल प्रदेश जो है इसमें प्रथम स्थान पे है, और जो 11th पोजीशन पे है वो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, इसी तरह अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो पुदुचेरी इसमें जो है पहले पे आ जाता है, और लक्षद्वीप जो है लास्ट पे आ जाता है। तो 7वें पोजीशन पे लक्षद्वीप को रखा गया है। तो इस तरह से जो हमारे इंडेक्स को डिवाइड किया गया। तो जिस तरह से हमने देखा कि किस तरह से इनको अलग अलग चीज़ों में बांटा गया है, तो अगर हम ध्यान दें गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में, तो ये किसी भी स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो अपने नागरिक को कितना अच्छा सुविधा प्रदान करता है और कितना प्रोडक्टिव अपना यूज़ करता है, वो प्रोडक्टिविटी कितना देता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हम बात करेंगे अगले लेक्चर में अगले इंडेक्स के बारे में। थैंक यू सो मच।